तो ये आपका पाठ 6 है, अनोखा वरदान। इसमें लेखक एक अनोखे और निराले वरदान की बात कर रहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति एक अनोखा वरदान मांगकर सब कुछ पा लेता है। ठीक है, तो उसकी बुद्धि और उसकी प्रतिभा की भी इसमें बड़ाई की गई है। तो देखिए वन अनोखा वरदान सभी बच्चे बुक में। तो विजय सिंह नाम का एक राजा था। ठीक है, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। तंग माने सकरा रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। भेष माने रूप बदल करके, मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। देखिए कितना अच्छा राजा है, अपने जनता के हाल चाल को जानने के लिए वह भेष बदल करके जाता था। ठीक है, एक रात क्या हुआ कि राजा भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। ठीक है, हाथ साफ करना, उसको चुरा लेना चाहते थे। ठीक है, अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गए ना, घबरा गए, मुसीबत में आना। ठीक है, कि अब क्या होगा, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर राजा पर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सर खुर मतलब नाल ना, लपकने ही वाले थे। हाँ, खुर माने जो नाल जो पहनते हैं वो उसी को खुर कहते हैं। तो खुर का मतलब है उसका, हाँ, नाल तो घोड़ा पहने ही रहेगा, बिना उसके वो चलेगा नहीं, तो निचले पैर एकदम खुर। लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। वो डाकू लोग राजा को घेर लिए और डाकू जैसे ही राजा को लपकने यानी पकड़ने वाले थे, तभी एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। माने कुछ लोग उधर से जा रहे थे, तो 6 लोग नौजवान थे, युवक थे, वो वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, तो उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया, यानी वो देखने लगे कि ये क्या हो गया, मुसीबत भी कहां से आ गई। इस प्रकार राजा बच निकला, और राजा तो भाई बच गया। और राजा जहां भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। ठीक है, राजा के कुछ दूर पर उसके अंगरक्षक भी रहते थे, उसकी रक्षा करने वाले सैनिक। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल माने समूह भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन 9 युवकों से बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके साथ महल तक चले। राजा ने क्या कहा आप लोग हमारे साथ महल तक चलिए। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। ठीक है, कि ऐसे राजा पर आक्रमण हुआ, हमला हुआ। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके। ठीक है, बाल बांका न कर सकना मुहावरा है ना, कुछ भी नहीं कर सके।
ना कर पाएंगे। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। ठीक है, सभी ने बहुत प्रशंसा की कि वाह कितने अच्छे हैं ये सब, कितने मजबूत हैं, इन्होंने राजा की जान बचाई। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मन चाहा पुरस्कार मांगने को कहा कि भाई आप लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं, आप मन चाहा पुरस्कार इनाम मांग लो। राजा ने कहा आप बारी बारी से जो चाहे मांगो, अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। कहा भाई वही मांगिए जो मैं आपको पूरी कर सकता हूँ, अगर मेरे बस में हुआ ना तो मैं वो जरूर करूंगा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा कि एक पल के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा था उससे पूछा, तो एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा महाराज, उस क्षण के लिए वो सोच के बताया महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो, मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भव्य सुंदर भवन बनाने की आज्ञा दे दी। ठीक है, अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद से में तरक्की चाहता था। ठीक है, वो प्रमोशन चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, कहा ठीक है मैं आपको राज्य दरबारी नियुक्त करता हूं। तो दूसरे का भी प्रमोशन हो गया। आगे है अब इसी तरह और उसकी इच्छा पूरी हुई। अब तीसरे नवयुवक ने कहा सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं ना, जो किसान लोग हैं सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है। खासकर बरसात में। आप जानते हैं कच्ची सड़क बरसात में अगर पानी बरस जाए तो क्या हाल होगा। मेरी विनती है आपसे, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन जल्द से जल्द सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला महाराज, आप मेरे पिता समान है, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा ने विदूषक, ठीक है, विदूषक मतलब? जो विदूषक होते हैं, जो हंसी मशविरा ये सब जो करते हैं वो विदूषक होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है ना, हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाले, या मस्खरा भी कहते हैं उसको, विदूषक को मस्खरा भी कहते हैं। ठीक है, तो विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा तो उसने खुशी से, अब भाई राजा का कोई बात टालेगा नहीं, उसकी बेटी का शादी भी हो जाएगा तो अच्छी ही बात है, उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो पांचवें का भी देखिए, पांचवें की भी जो मांग थी वो भी पूरी हो गई चौथे की। अब पांचवें की नंबर आ गई। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। पांचवें ने कहा मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। कहा लो भाई एक बोरा सोना ले जाओ। अब छठे की बारी थी। उसने कहा महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। छठे ने देखिए कुछ मांगा नहीं, कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूं आप जिंदा रहें,
हमारे यहाँ मेहमान बन के जरूर आइए। अतिथि माने मेहमान। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान हो गए। देखिए ये अनोखी वरदान यही है, अनोखी इच्छा। अब सब लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या है, सब लोग रुपया पैसा धन दौलत क्या क्या मांग लिए, ये क्या मांग रहा है। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा के बहुत बड़ा मूर्ख है। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। राजा ने कहा था कि हमारे वश में होगा तो हम जरूर पूरी करेंगे। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब एक वर्ष में वह एक दिन वहां जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर क्या हुआ, अब भाई राजा जहां जाएगा समझ लीजिए राजा की तरह खान वहां होना चाहिए, राजशाही ठाट बात। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जिम्मेदारी हो गई, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाए तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो ना। जब राजा कहीं जाएंगे तो अच्छे से सड़क होनी चाहिए, अच्छे जगह जा रहे हैं तो वहां भी अच्छी जगह होनी चाहिए, तो न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों और न घोड़ों को। तो बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके ना। राजा रथ पे सवार होकर आएगा भाई, तो अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे। तो भाई कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। तो ठीक है अच्छा सा महल भी बनवा दीजिए। तो अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। ठीक है, लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा ना। वो तो कमा रहा था तो थोड़ा ही पैसा, तो कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी उसको दिए गए। ठीक है, उसके वो नौकर चाकर सब मिल गए भाई। देखिए कितना बड़ा दिमाग है उसका। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी दरबारी का ही अतिथि बन सकता है। राजा मेहमान बन के कहाँ जाएगा, जो राज दरबारी हो ना, राजा के दरबार का हो वही जाएगा राजा। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब उसे राज दरबारी भी बना दिया गया। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी, जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी यानी उसकी पत्नी को राजा के मिजाज यानी उसका जो स्वभाव है और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। ठीक है कि भाई अब शादी लड़की का कर दो राजकुमारी का इसके साथ, क्योंकि राजकुमारी को तो सब पता है कि राजा को क्या चाहिए कैसे हैं, क्योंकि उनके तो पिता ही हैं। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। देख लिया आप इसका बुद्धि। ये थे मनोज दास जी जिन्होंने लिखा कि अनोखा वरदान। वह व्यक्ति छठा नंबर का जो व्यक्ति है एक ही वरदान मांगकर सब कुछ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। ठीक है, तो ये है मनोज दास। 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये रहा सब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को भेज दूंगा। राजा भेष बदलकर बोलता था, राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए घूमता था। ठीक है, राजा ने अपनी जान बचाने नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया, तो उनके मन उनकी इच्छाओं को पूरा करके, ठीक है, धन्यवाद किया। तो इस तरह से
सर आप चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं?